दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है 12वीं कक्षा के भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 6 जो है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इस वीडियो में हम तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे कि ये क्रियाएं क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों तृतीयक क्रियाओं के पहले हमने प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के बारे में जान लिया है। तृतीयक क्रियाओं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि उत्पादन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तृतीयक क्रियाओं में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर शामिल किया जाता है। जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। जैसे जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपको कोई वस्तु तो नहीं मिलती लेकिन आपके ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता पूर्ति होती है। और ऐसी सभी क्रियाएं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि उत्पादक के कार्यों द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है वो सेवाएं या सर्विसेज कही जाती हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में जब हम लीगल ओपिनियन या कानूनी राय वकील से लेते हैं तो हम और अनेक ऐसे व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसलिए सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन आदि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है और इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास यानी जो प्रैक्टिस है इनको पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है और जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं के द्वारा किया जाता है। तो तृतीय क्रियाकलाप को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन और आदान प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि कुशल जो जनशक्ति है व्यावसायिक दृष्टि से जो है विशेषज्ञ और परामर्शदाता अपनी सेवाएं लोगों को देते हैं और उसके बदले में भुगतान प्राप्त करते हैं। आप देखिए आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में कार्य करता था और एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्य करते हैं। जैसे जब हम सामान्य रूप से देखेंगे तो जो आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में लोग सबसे अधिक कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसमें बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। देखिए तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनियमन दोनों शामिल होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग यानी कंजम्पशन किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है और विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं शामिल होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है तृतीय क्रियाओं में व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए जो तृतीय क्रियाकलाप हैं उसमें मूर्त वस्तु यानी देखने और छूने वाली वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। तो तृतीय क्रियाकलाप वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं के उत्पादन और इसके विनिमय से संबंधित है। देखिए ये भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती। एक नल साज यानी नल बनाने वाला, बिजली मिस्त्री, टेक्नीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक आदि का काम इनका सामान्य उदाहरण है। तो सेवा में कई चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं
और द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर ये है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। यानी जब हम किसी को कोई सेवा देते हैं तो उसमें जो है कार्य की कुशलता, अनुभव और ज्ञान बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर एक चिकित्सक को एक वृद्ध व्यक्ति की चिकित्सा करते हुए दिखाया गया है, जो कि सेवा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार क्या हैं? तो आप जानते हैं कि व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, रेल द्वारा यात्रा करते हैं। इन सभी में जो हम सेवाओं का उपभोग करते हैं वो तृतीय क्रियाकलापों में शामिल हैं। यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों को दर्शाया गया है। इस चार्ट में आप देखिए तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। तृतीयक क्रियाकलाप को हम लोग देखेंगे। तृतीयक क्रियाकलापों में व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार सेवाएं शामिल होती हैं। देखिए, तो व्यापार और वाणिज्य में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, इसके अलावा थोक व्यापार में नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियां शामिल होती हैं। फुटकर व्यापार में नगरीय और ग्रामीण शामिल होता है। फुटकर व्यापार में नगरीय क्षेत्रों में श्रृंखला भंडार, डाक आर्डर, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना। इसके अलावा डाक आर्डर में दूरभाष और इंटरनेट से आर्डर, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग का एक प्रकार है, ये इसमें शामिल होती हैं व्यापार और वाणिज्य में। इसके अलावा परिवहन में रेल परिवहन, आप देखिए सड़क जाल तंत्र, जल और वायु परिवहन शामिल होते हैं। जल में आंतरिक और महासागरीय परिवहन शामिल है। इसी तरह वायु परिवहन में यात्री सेवा और माल सेवाएं शामिल होती हैं। संचार सेवा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? संचार में परिवहन के साधन, दूर संचार, दृश्य श्रव्य साधन शामिल हैं। और इसमें परिवहन दूर संचार में दूरभाष में लैंडलाइन और मोबाइल सेवाएं शामिल हैं। दृश्य श्रव्य में फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया में समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, फिल्में, ये सभी दृश्य श्रव्य संचार के माध्यम होते हैं। सेवाओं में मौद्रिक बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक चीज़ें शामिल होती हैं। ये भी सेवाओं के ही उदाहरण हैं। जो चतुर्थक क्रियाकलाप हैं, ये देखिए, जो अभी तक प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, एक चतुर्थक क्रियाकलाप है जो कि सूचना आधारित सेवाएं होती हैं। इसमें अनुसंधान और विकास पर विशेष बल दिया जाता है। विशेष रूप से चतुर्थक क्रियाकलाप में इनोवेशन और जो नए तकनीकें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। पंचम क्रियाकलापों में विशेषज्ञों की सेवाएं, निर्णयकर्ता यानी डिसीजन मेकिंग, परामर्शदाता और नीति निर्धारक सेवाएं, ये पंचम क्रियाकलाप में शामिल हैं। तो तृतीय क्रियाकलापों के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, रेल से यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं या दूरभाष पर बात करते हैं, और अध्ययन के लिए अध्यापकों की और रुग्ण होने पर डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सभी तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। अब हम एक एक करके व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानेंगे। देखिए, व्यापार अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। यानी कोई वस्तु कहीं उत्पादित की जाती है, उसका खरीदना बेचना व्यापार कहलाता है। व्यापार में फुटकर और थोक व्यापार दोनों शामिल होते हैं, और इन सभी सेवाओं का उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। और ये सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिनको कि ट्रेड सेंटर या व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान के अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं? तो ग्रामीण विपणन केंद्र जो है निकटवर्ती वस्तुओं का, बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र, जिसको हम कस्बा कहते हैं, वो होते हैं, और ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं।
और ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इसमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां यानी थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र तो नहीं होते हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ पर आपको चित्र में सब्जी का थोक बाजार दर्शाया गया है। अब आप जानिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार क्या होते हैं। एक विशेष समय अवधि के लिए जो बाजार होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर नियमित बाजार नहीं होते हैं, विभिन्न कालिक अंतराल यानी समय अंतराल पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये बाजार साप्ताहिक होते हैं और पाक्षिक यानी 15 दिन पर लगने वाले बाजार होते हैं, जहां आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आकर लोग समय समय पर अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि और दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं और दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा देते हैं। ये तो रहा ग्रामीण बाजारों के बारे में जानकारी। नगरीय बाजार केंद्र क्या हैं? तो नगरीय बाजार जो हैं ग्रामीण बाजारों से अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं देते हैं। इसमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली अनेक विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत यानी स्पेशलाइज्ड बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार। इसमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों के डॉक्टर और पशु चिकित्सक उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर अमेरिका में डिब्बा बंद आहार बाजार आप देख सकते हैं और ये काफ़ी हद तक अब भारत में भी प्रचलित हो रहा है। दूसरा, वाणिज्य और वाणिज्यिक गतिविधियों में व्यापारिक गतिविधियों में थोक व्यापार के अतिरिक्त फुटकर व्यापार है। ये वे व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है, जिसमें फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश और दूरभाष स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण होते हैं। भंडारों पर और सामग्री, देखिए फुटकर व्यापार बहुत अधिक विस्तृत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। और जो चेन भंडार होते हैं ये अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं और वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। फुटकर व्यापार या फुटकर बाजार के बाद आइए थोक यानी होलसेल मार्केट के बारे में जानते हैं। तो थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और आपूर्ति घरों के द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। व्यापार के बाद सेवा में दूसरा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन है। परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। और परिवहन मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए जो है तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं और इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी या समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन के साधन के जो चयन होता है उसमें लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है और मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको समकाल रेखाएं कहते हैं।
देखिए, जाल तंत्र और पहुंच क्या है। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं और विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र यानी नेटवर्क की रचना करते हैं, जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। और देखिए, दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा होता है। और प्रत्येक सड़क पर जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। और एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये स्थान एक दूसरे से अच्छे तरह से सुसंबद्ध यानी जुड़े हुए होते हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। जैसे नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों, वहाँ कच्चे माल और उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए जो उपलब्ध निधियां यानी मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। अब इसके बाद सेवा में जो तीसरा प्रमुख जो हम लोग जिस बिंदु पर बात करेंगे वो है संचार। दोस्तों, संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल होता है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों द्वारा हो रहा है। इसके अलावा संचार में दूर संचार भी शामिल है। अब देखिए, दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाष जैसी जब नई तकनीकी विकसित हुई तो किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल किया जा सकता है। तार प्रेषण, मोर्स कूट और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों और दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं। इस कारण इनको मास कम्युनिकेशन माध्यम कहा जाता है, यानी जनसंचार माध्यम। वे विज्ञापन और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं और उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। और आप जानते हैं, इंटरनेट यानी अंतर्जाल ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति लाई है। सेवाओं के बारे में आइए जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सेवाएं। तो सेवाएं जो हैं, आप देखिए, अनेक सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। सेवाएं जो हैं वो विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। जैसे कि परिवहन तंत्र उद्योग और लोगों दोनों को चलाती हैं। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकान, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और चिकित्सक जैसी अत्यधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य जो लोग हैं इस तरह के मानसिक श्रम करते हैं। और देखिए, अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों और सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में है। इनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संघ विधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जो है निगमों की स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, विधि और प्रबंधन, ये सभी व्यावसायिक सेवाएं हैं। और प्रमोद सेवाएं यानी मनोरंजन सेवाओं की स्थिति भी बाजार पर निर्भर करती है।
मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट यानी रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थानों पर बनाया जाता है जहां भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम होती है। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का ये वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डिब्बा वाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। मुंबई में डब्बा वाला सेवा है जो भोजन की सप्लाई करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात होती है तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन होते हैं। देखिए, आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अत्यधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में लगे हैं और इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में ये अपरिवर्तित अथवा घट रही है। सेवाओं के कुछ चयनित उदाहरण क्या हैं? एक तो है पर्यटन यानी टूरिज्म। देखिए, पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद यानी मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों और कुल राजस्व यानी सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से ये विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार और शिल्प उद्योग यानी स्मारिका को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों पर स्कीइंग करते पर्यटक यहाँ आपको दिखाई देंगे। कुछ प्रदेश पर्यटक प्रदेशों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय तट के धारा और कोष्ण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहारी दृश्य भूमियाँ और यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल हैं। स्मारक, विरासत स्थल और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन का आकर्षण क्या है? तो पर्यटन के आकर्षण में जो है मुख्य रूप से जलवायु, भूदृश्य, इतिहास और कला तथा संस्कृति और अर्थव्यवस्था शामिल होती है। जलवायु इसलिए कि ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का ये मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायुवी जरूरतें होती हैं, जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण चाहिए होता है। भूदृश्य तो कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। इसके अलावा पर्यटन के लिए इतिहास और कला भी महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं, किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। साथ ही साथ पर्यटन में संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वो अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम और कर्नाटक में मेडिकेरी और कुर्ग हैं। इसके अलावा भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य
स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मों की तुलना में ये संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी जो है देश बनकर उभरा है। जब कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए यानी अपना इलाज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंब यानी जो हमारा एक्सरे है और चुंबकीय अनुनाद बिंबों का जो निर्वचन है और पराश्रव्य परीक्षण यानी जो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग है उनकी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। मेडिकल टूरिज्म, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसको चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। तृतीयक क्रियाकलापों के बाद आइए चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं। चतुर्थक क्रियाओं में ज्ञान संबंधी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। जैसे तृतीयक में क्या चीज़ें हैं? तृतीयक में मुख्यतः सेवा और चतुर्थक में ज्ञान संबंधी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा संग्रहणकर्ता यानी सूचना संग्रहणकर्ता शामिल होते हैं। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चिकित्सकीय प्रतिलेखक यानी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या समानता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी होता है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में बांटा जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ जैसे सूचना का संग्रहण यानी इंफॉर्मेशन का स्टोर, डेटा स्टोर, उत्पादन और प्रकीर्णन और सूचना का उत्पादन करने वाले लोग हैं। और चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ सेक्टर या जो हमारा चतुर्थक क्षेत्र है उसमें आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थक सेक्टर ने भी प्राथमिक और द्वितीयक से रोजगारों को प्रतिस्थापित किया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में संलग्न हैं और पारस्परिक कोष यानी म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवन, प्रारंभिक विद्यालय, विश्वविद्यालयी कक्षाओं, अस्पतालों और डॉक्टरों के कार्यालय, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबद्ध रखते हैं। कुछ जो तृतीयक कार्य हैं उनकी भांति चतुर्थक क्रियाकलापों को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा सकता है और ये सेवाएं संसाधनों से बधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित और अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं हैं, यानी ये कार्य कहीं से भी किए जा सकते हैं। चतुर्थक के बाद आइए पंचम क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं। पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत नई व्यवस्था और विचारों की रचना करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है, जैसे नीति निर्धारक यानी पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर, परामर्शदाता यानी कंसल्टेंसी और मैनेजर्स लोग। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले ये पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इसमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं, इसमें सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप में वे सेवाएं शामिल होती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों को रखना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त और विधि परामर्शदाताओं आदि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है।
और यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देखिए कि पहले जो प्राथमिक स्तर है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक और पंचम। तो यहाँ पर ये लड़की सोच रही है कि इसके बाद क्या है और ये कहाँ ले जाएगा। आप देखिए लास्ट में कि बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं और बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचक सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण यानी जो नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग है, उसमें होम शेयरिंग जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं। ये सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है और नॉलेज बेस्ड जो आउटसोर्सिंग है, इसके उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। बाह्य स्रोतन को समझिए। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना क्या होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग, ये ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी या अभिकरण को काम सौंपना है। जब आप देखिए बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको ऑफशोरिंग या अवतरण कहते हैं। यद्यपि दोनों अवतरण और बाह्य स्रोतों का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण और अभियांत्रिकी भी शामिल की जाती हैं। आंकड़ा प्रक्रमण यानी डेटा का प्रोसेसिंग होता है, वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। श्रम संबंधी कार्यों में समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वो भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है जिससे ये सेवा लाभदायक हो जाती है। तो आउटसोर्सिंग जो है वो तुलनात्मक रूप से कम लागत पर अत्यधिक दक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आप यहाँ पर एक लास्ट में अंकीय विभाजक के बारे में जानते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। निर्णायक कारक ये है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश जो होते हैं वो सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। जैसे भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में ये अवश्यंभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिधस्त ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। इसको अंकीय विभाजन कहते हैं। तो अंकीय विभाजन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो लाभ है वो किसको ज़्यादा मिलता है, तो आप जान लीजिए कि जो केंद्र में या अत्यधिक विकसित क्षेत्र होते हैं उनको लाभ अधिक मिलता है, जबकि जो कम विकसित क्षेत्र हैं उनको सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ भी कम मिलता है। तो इसको अंकीय विभाजक कहते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत 12वीं कक्षा के भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 6 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इसमें हमने विस्तार से तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में जाना जो 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।